पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पश्चिम बंगाल में ये कहना है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताना। आखिर इसे दर्शक कैसे देखते हैं, आखिर इसके क्या कुछ मायने निकलते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं राहुल चौधरी जी से। सबसे पहले ये बताइए, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी भूचाल चल रहा है, उसके क्या मायने हैं कि अभी तो 27वीं इलेक्शन होने वाला है, इससे पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लग रहा है कि भाई इतने सारे इलेक्शंस जीत लिया है बीजेपी ने, इतने सारा सब कुछ अपना कुनबा बढ़ाए पड़ी है, कहीं पश्चिम बंगाल की जो कुर्सी है वो भी खतरे में जा रही है। देखिए स्नेहा, पश्चिम बंगाल की राजनीति को अगर हम इस तरीके से समझें कि वहां पर जो भी सत्ता में रहता है तो काफी लंबे समय तक रहता है जी। जब ममता बनर्जी वहां पर टीएमसी की सरकार वो लेकर के आई थी, उन्होंने सरकार अपनी बनाई, उससे पहले वहां पर वाम खेमे की लंबे समय तक सरकार रही है जी। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उनके खिलाफ बैठ बैठ के धरने प्रदर्शन किए, एकदम मुखरता के साथ में लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया कि नहीं भाई देखिए, ये आपके भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके भले के लिए काम करेंगे। और वहां की जनता ऐसी है कि जिसको चुनती है फिर वो लंबे समय के लिए चुनती है। ममता बनर्जी लगातार वहां पर सरकार चला रही हैं और 2014 के बाद में बीजेपी का ग्राफ वहां पर धीरे धीरे बढ़ा है जी। उससे पहले वहां के जो वोटर्स थे वो बीजेपी को वोट किया ही नहीं करते थे। वहां पर पहले देख, जैसा कि मैंने कहा कि वाम खेमे की सरकार रही, लोग कांग्रेस को वोट करते थे, कांग्रेस को भी गिने चुने लोग। हालांकि जो ममता बनर्जी हैं, जो तृणमूल कांग्रेस उन्होंने बनाई है, उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके ही अपनी पार्टी खड़ी की है। तो जब से ममता बनर्जी वहां पर सक्रिय है, तब से किसी भी पार्टी को अगर आप देख लें तो वहां पर वो हाशिए पर है जी। अब जो मुख्य लड़ाई है वो केवल बीजेपी और टीएमसी के बीच में है जी। वाम खेमे की सरकार पहले थी, लेकिन वो एकदम से ही सिमट जाएगी, इस तरीके से सिमट जाएगा वहां पर उनका पूरा का पूरा मामला, ये किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस वहां कहीं है नहीं जी। तो लड़ाई बीजेपी टीएमसी के बीच में है जी। बीजेपी का ग्राफ वहां पर 2014 के बाद में लगातार बढ़ा, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव वहां पर एक ऐसा अपवाद रहा जहां पर बहुत भरोसा था बीजेपी को कि इस बार हम बहुत अच्छा प्रदर्शन वहां पर करेंगे, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ। उसके साथ में ही उत्तर प्रदेश राज्य था, साथ में ही महाराष्ट्र था, एक जो राज्य था वो पश्चिम बंगाल भी था जी। उसके बाद में हमने देखा कि महाराष्ट्र में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए, तो वहां पर बीजेपी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया जी। बिल्कुल। अब क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव यूपी में है तो यहाँ तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली हुई है। हालांकि संघ का यहाँ भी बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन पश्चिम बंगाल क्योंकि ऐसा राज्य है जहाँ पर केवल मुस्लिम ही नहीं, जो हिंदू आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, जो वोटर्स हैं, वो भी टीएमसी को वोट करते हैं। एक ऐसी छाप वहां पर ममता बनर्जी ने छोड़ी हुई है कि वहां के लोग ममता बनर्जी को ही पसंद कर रहे हैं लगातार। लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां का जो सिनेरियो है वो थोड़ा चेंज हुआ है जी। आपने देखा कि जब से वो जो युवती की हत्या हुई थी, उसके बाद में एक जो स्टूडेंट्स थे वो मेडिकल के, जिस तरीके से उन्होंने सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किया, तो खुद टीएमसी के भीतर भी बहुत सारे नेता थे जो उस बात का विरोध कर रहे थे जी। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके भतीजे हैं जी, वो ममता बनर्जी और उनमें भी मनमुटाव चल रहा है। क्योंकि देखिए, कोई भी पार्टी ऐसी होती है तो एक तो जो पहले के समय से जो ममता बनर्जी के साथ में जो नेता हैं वो उनके साथ में खड़े हुए हैं, और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, एक वो गुट है जो उनके साथ में खड़ा हुआ है, जो कि वहाँ पार्टी में कुछ बदलाव चाहता है। पार्टी में बदलाव इस तरीके से चाहता है कि भाई ठीक हो गया, पुराने जो नेता थे उनका काम करने का तरीका अलग था, अब जो युवा वर्ग है उनका काम करने का तरीका अलग है, वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। तो एक तो वहां पर अपना वर्चस्व बचाने की लड़ाई है जो ममता बनर्जी को इस समय झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से संघ प्रमुख ने वहां पर जाकर के ये कहा कि भाई हिंदुओं को एक होना ही होगा और हम करके रहेंगे, तो ये डर साफ साफ इस बात को लेकर के है कि अगर हिंदू एक हो गए और हिंदुओं ने एकजुट होकर के वोट कर दिया तो नतीजे ऐसे हो सकते हैं जैसे कि महाराष्ट्र में हुए, नतीजे ऐसे हो सकते हैं जैसे कि हरियाणा में हुए। ये अपने आप में बड़ी बात है। और दिल्ली जीतने के बाद में तो बीजेपी का जोश एकदम बिल्कुल हाई है जी। अच्छा, आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने बोला कि हिंदू ही नहीं, मुस्लिम की भी काफी बड़ी आबादी है वहां पर। हिंदू माना जा रहा है कि 70 से 72% है, पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, और जो मुस्लिम
की आबादी है वो करीबन 22 से 25% के बीच में है। अब ऐसे में ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ममता बनर्जी किसी एक गुट के साथ जाकर जीत नहीं सकती है चुनाव, चाहे वो हिंदुओं की जनसंख्या हो, चाहे वो मुस्लिम की जनसंख्या हो, क्योंकि हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा तबका है जो वहां पर बीजेपी को समर्थन दे रहा है, बीजेपी के साथ जाना चाहता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार 2014 के बाद धीरे धीरे ग्राफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मान लिया जाए कि आगामी चुनाव में और ग्राफ बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा। क्योंकि हर राज्य में हम यही देख रहे हैं, लोकसभा में भी हमने ये देखा जरूर कि जो 400 का नारा था, जो 400 सीट जीतने का वादा था, वो नहीं हो पाया, वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे बीजेपी का ग्राफ पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है, इस बात ये तो तय हो गया है। और जब मोहन भागवत जाके वहां पर कहते हैं कि हम हिंदुओं को एकजुट होना है, तो अगर हिंदुओं ने एकजुट होकर बीजेपी को डायरेक्ट वोट दे दिया तो ये ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो उनके भतीजे हैं वो भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या ममता बनर्जी अभी से डरी सहमी है? नहीं, देखिए, पता सभी को लग जाता है, जो भी पार्टी होती है वो आंतरिक अपने सर्वे कराती रहती हैं और उन्हें कि भाई जनता का मूड क्या है इस बारे में पता चल जाता है। कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर देखिए बीजेपी की कभी सरकारें नहीं रही। आप अभी दिल्ली जीते हैं, दिल्ली 27 साल बाद बीजेपी ने जीती है। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा संगठन है, लगातार 2014 से आप सरकार में केंद्र में बने हुए हैं, उसके बावजूद आप दिल्ली नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बार आपने अपने मुद्दों को चेंज किया, वहां पर ये रणनीति इस तरह की बनाई कि भाई विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं और जो केंद्रीय सरकार के लिए चुनाव जो होते हैं, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, उनके मुद्दे अलग होते हैं। आपने रणनीति चेंज करी तो आपको उसका परिणाम मिला। ठीक ऐसे ही ओडिशा एक राज्य ऐसा है, जब से ओडिशा अस्तित्व में आया है उसके बाद से बीजेपी की वहां कभी सरकार नहीं रही। जो पहले वहां के जो पटनायक साहब जो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी उनके साथ में तो रही है, लेकिन बीजेपी का वहां कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन इस बार आप देखिए वहां पर एकदम से सफाया कर दिया नवीन पटनायक की पार्टी का। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। रणनीति हर चुनाव के लिए अलग तरीके से बनाई जाती है। अब लोकसभा के चुनाव में ओडिशा के रिजल्ट भी हमने देखे और लोकसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल के रिजल्ट भी हमने देखे, तो कंपैरिजन वो अलग हो जाता है। एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं रही है, वहां पहले वामखेमे की सरकार रही, वहां फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही। अब बीजेपी के लिए एक मौका वहां पर इसलिए हो सकता है क्योंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी जो ममता बनर्जी के खिलाफ है, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के कई आरोप चस्पा हो चुके हैं पार्टी के ऊपर, उनके कई जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके ऊपर और कैबिनेट मंत्री हैं उनके ऊपर, और इसके अलावा जो भी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, कई बड़े नेताओं पर काफी सारे उसमें मामलों में वो आरोप लग चुके हैं। एक और तीसरा बड़ा कारण ये है स्नेहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात जो हुई है, उस मुलाकात के बाद में जब से ट्रंप ने ये कहा कि भाई बांग्लादेश को हैंडल करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या फिर टीएमसी ममता बनर्जी की सरकार, जब से देखिए वो भी सरकार में है, लगातार सरकार बनाए हुए हैं, इनकी कभी भी आपस में नहीं बनी। अच्छा, एक वो भी वाकया है 2024 का ही, जिसमें ममता बनर्जी ने ये भी बोला है कि वो बांग्लादेश के मामले में जो भी केंद्र सरकार फैसला लेती है वो उनके साथ जाएंगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जब आप केंद्र सरकार को समर्थन देने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके विचारधारा से सहमत होते हैं। लेकिन महाकुंभ जो सनातन शक्ति है, जिसके लिए केंद्र सरकार से लेकर योगी सरकार लगातार कवायदे कर रहे हैं, लगातार उस व्यवस्थाओं को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, वहां पर और ऐसे महाकुंभ जैसी जगहों पर के लिए आप मृत्यु कुंभ का शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये जायज है? नहीं, देखिए, कभी कभी तो केंद्र सरकार के साथ में आपको इसलिए भी बोलना पड़ता है, उनके पक्ष में इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि आप जो कुछ कह रही हैं सब की नजरें आपके ऊपर टिकी हुई हैं। अवैध घुसपैठियों को लेकर के जो बार बार एक तकरार होती है, केंद्र सरकार कई बार ये मुद्दा उठा चुकी है कि भाई घुसपैठिए जो घुसे हैं वो खासकर जो बांग्लादेश की सीमा से आए हैं, बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, वहीं से ऐसा कहा जाता है कि जो घुसपैठिए वहीं से आते हैं। हमने देखा कि कई बार जो राज्य सरकार है वहां की, वो केंद्र सरकार से कोई भी मदद लेने से इनकार कर देती है। कई चुनाव हमने वहां पे देखे हैं, जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस वहां पर जाती हैं, वो मना कर देते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए तुम्हारी फोर्स, हमारी जो पुलिस है वो ठीक है। ममता बनर्जी ये चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में केवल उन्हीं की हुकूमत चले, उन्हीं की सरकार इस तरीके से काम करे, वही सब कुछ ठीक रहे, जो उनका पुलिस प्रशासन है वही सब कुछ काम करे, केंद्र वहां पर हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन ये तो हमने देखा ना स्नेहा कि बीते दिनों में वहां से कैसी तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से वहां पर तख्ता पलट किया गया, जिस तरीके से वो
आतंकवादी वहां के सरकार में बैठे हैं जी। जो कथित आतंकवादी कह लीजिए या फिर कह ही लीजिए कि भाई वो आतंकवादी हैं। ये शेख हसीना कह भी चुकी हैं खुलेआम आकर के कि भाई आतंकवादियों के हाथ में वहां की सरकार है। और जो एक मूड वहां का हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा मिलती जुलती है, तो देखिए जब एक नरसंहार वहां पर वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ में हो रहा है, तो एक सहानुभूति जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं हिंदू समाज के जो वोटर्स हैं, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये हो जाती है कि भाई देखिए कल जो वहां पर हो रहा है वो यहाँ पर भी हो सकता है जी। इसलिए जरूरत है बदलाव की जी। तो ये इस तरह की भाषा आपको इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि आप उन नतीजों के बारे में आकलन कर रही हैं। आपको ये पता चल चुका है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें आपके लिए परेशानियां हो सकती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 2024 का जो उनका बयान है कि वो केंद्र सरकार के फैसले का पूरी तरीके से समर्थन दे रही हैं बांग्लादेश के मुद्दे पर, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि वो दिखाया जा सके, वो दिखावा था? नहीं, उसके और भी कई सारे कारण हैं। वो कारण इसलिए हैं क्योंकि देखिए अक्सर हमने ऐसा देखा है, भाई राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विपक्ष के नेता वही कहे जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी की और उनकी कभी नहीं बनती जी। हमने ये लोकसभा चुनाव से पहले भी देखा, जब ये इंडिया गठबंधन जो चल रहा था, उनकी बैठकें जो हो रही थी, उसमें कई बार ममता दीदी ने ये कहा कि भाई ऐसा काम होने चाहिए, लेकिन उसको राहुल गांधी ने मानने से इनकार कर दिया। तो उनके बीच की जो तकरार है वो हमें अमूमन दिखाई देती है। और क्योंकि देखिए नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, ये पार्टी के कई बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं कि भाई हम राहुल गांधी को एज ए नेता विपक्ष हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने खुद कह चुकी हैं वो कि भाई हम जो इंडी गठबंधन है उसकी कमान हम खुद कर लेंगे भाई। और ये कई जो विपक्षी घटक दलों के नेता हैं ये वो भी कह चुके हैं कि ममता बनर्जी को कमान सौंप देनी चाहिए जी जी। इंडी गठबंधन यहाँ पर एक और बात आती है, जब एक सर्वे हुआ था मूड ऑफ द नेशन का, तो उसमें भी जब पूछा गया कि इंडिया गठबंधन को किसे हैंडल करना चाहिए, कौन होना चाहिए अध्यक्ष, तो भी बात हो रही थी। राहुल गांधी का नाम आया ही, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा नाम उभर कर आया वो ममता बनर्जी का नाम था। तो कहीं ना कहीं जो ममता बनर्जी अपने आप को समझ रही हैं, आगे समझ रही हैं, वो लोग भी इसे देख रहे हैं, लोग भी ये समझ पा रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी भी वो शख्स हो सकती हैं जो आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करे। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के टीएमसी और कांग्रेस में कभी नहीं बनती है। एक तो राहुल गांधी लगातार अदानी का मामला उठाते रहते हैं, तो देखिए कभी भी हमने देखा कि टीएमसी के जो नेता हैं उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये आपकी आवाज है, आप इस मुद्दे को उठाएं। बल्कि कई बार ममता बनर्जी ने काट की है इस बात की कि भाई ये कोई मुद्दा ही नहीं है जी 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 जी। जो उद्योगपति है उसका काम है जी अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने उद्योग स्थापित करना, उनका का जो काम है वो कर रहे हैं। आप इस बात को अगर उठाएंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। तो और इसके अलावा कई बार देखिए ये पहले भी जो बातें चली हैं कि जिस तरीके से चुनाव के बाद वहां पर दंगे हुए, और भी कई बार अभी जो मैंने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज की युवती थी उसकी हत्या का जो मामला सामने आया, तो लोगों ने ये आवाज उठाई कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। लेकिन अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे स्नेहा, तो जो मोदी सरकार है वो एकदम जब उनके सिर से ऊपर ही बात निकल जाती है तब जाकर के कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं। वो अपनी जो सरकार है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, लेकिन विपक्ष की सरकारों को वो नहीं छेड़ते जी। और ये कई बार जो तानाशाही वाली जो बातें चलती हैं ये अपने आप में एक प्रमाण है। अगर आप आंकड़े उठा करके देखेंगे, तुलना करेंगी पिछली सरकारों में और जब मोदी सरकारों में, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, अब राज्य सरकार को भी पता है कि भाई अगर आपको सुचारू रूप से अपने राज्य को चलाना है तो आपको केंद्र की मदद लेनी पड़ेगी। आप विरोध उनका कर सकते हैं क्योंकि आप उनके विपक्षी हैं, कई मुद्दों पर आप उनका विरोध करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर आप केंद्र सरकार के साथ में इसलिए भी चले जाते हैं क्योंकि जो विपक्षी नेता हैं भाई उनकी जो माइंडोलॉजी है वो उनकी तरह की नहीं है जी जी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि इसलिए वो जो कारण था कि भाई ठीक है हम केंद्र सरकार के साथ में मिलकर के काम करेंगे। हमने देखा कि बहुत पिछले साल की बात है, कई बार आकर के ममता बनर्जी और पार्टी के नेताओं ने कहा कि भाई केंद्र सरकार हमें फंड नहीं कर रही है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो कभी कभी अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए आपको सरकार के साथ में आना पड़ता है। लेकिन फिलहाल बात वहीं पर आ रही है कि एक तरफ तो आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि हमें एकजुट हो जाना चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता से अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी कहती है कि भाई ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। बात इतनी सी है, तो क्या ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी मोहन भागवत के उस दौरे से डर गई है? देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है कि वहां पर अगर जो हिंदू समाज के जो वोटर्स हैं अगर उन्होंने एक होकर के बीजेपी को वोट कर दिया तो ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगी। जी बिल्कुल सही बात है।
और यही वो सबसे बड़ा कारण है जो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं। केवल ममता बनर्जी ही नहीं, विपक्ष के कई बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं कि क्या है महाकुंभ। किसी का कहना है गंगा जी में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, बेरोजगारी दूर नहीं होती, अब इन्होंने मृत्यु कुंभ बता दिया है। तो ये बौखलाहट वो दिखाई दे रही है, इन्हें पता है कि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है, वहां के कैसे परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बार बार मना करने के बावजूद, ऐसी कई दुर्घटनाएं होने के बावजूद लोग अगर वहां पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर लोग ये सब कुछ भूल कर जा रहे हैं कि वो कौन सी जाति का है। लोग वहां पर ये मान के जा रहे हैं कि भाई हम पहले हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और ये एक सनातन जो है देश की आस्था का प्रतीक है, इसलिए वो वहां पर जा रहे हैं। और ये खतरा अपने आप में बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए 20 और 80 का रेशियो है अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें, और ये पहले से ही विपक्षी पार्टियों का ये तो एजेंडा रहा है कि भाई ध्रुवीकरण की राजनीति कीजिए, आप हिंदुओं को जात में बांट दीजिए, और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो आप ले लीजिए। अब मुस्लिम समाज के जो वोटर हैं वो तो वोट करेंगे नहीं बीजेपी को, तो बीजेपी को जो वोट करेगा तो वो तो हिंदू समाज के जो वोटर्स हैं वही वोट करेंगे। और अगर उन्होंने वोट कर दिया तो भाई आपकी सरकार गई। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। फिलहाल मृत्यु कुंभ जो ममता बनर्जी ने शब्द इस्तेमाल किया है, उसको लेकर लगातार बवाल मचता जा रहा है। तमाम लोगों ने इसकी बगावत की है, इसका विरोध किया है, और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि अब ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि ये जो अभी तक जो राजनीति चलती आई है वो पुरानी राजनीति अब नहीं चलने वाली है। अब कुछ तो नया करना पड़ेगा, कुछ तो वोटर्स को रिझाने की कोशिश करनी पड़ेगी। शायद इसी वजह से ये मृत्यु कुंभ जैसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।